Hello everyone, my name is Soma and I'm assistant professor in Sage University Bhopal. Today I'm going to discuss with you the writs of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सारे रिट्स के बारे में मेंशन किया गया है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे के रखे हैं। वी हैव मैनी फंडामेंटल राइट्स बट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनफ? Definitely not. What in case these fundamental rights are violated? अगर इन अधिकारों का हनन होता है, इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, then what are we going to do? For that purpose, Indian Constitution has provided us with the right to constitutional remedies. जी हाँ, भारत के संविधान ने हमें आर्टिकल 32 के अंतर्गत राइट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का। इसमें हमें पता चलता है कि अगर हमारे राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इन दैट केस। सो आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। इन आर्टिकल 32 द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं। For that purpose, first we should know what actually is a writ. A writ in general sense means an order. In other words, a writ is a formal written order issued by a body with administrative or judicial jurisdiction. That means writ का एक सिंपल सा जो मीनिंग है ना वो होता है ऑर्डर। बट किस तरीके का ऑर्डर? अगर मैंने आपको कोई ऑर्डर दिया है, विल दैट बी नोन एज अ writ? Definitely not. Then what is a writ? Writ is a written formal order. यानी कि that is also that is issued by the authorized person or the authorized body or the authorized institution. किसी एक authorized institution द्वारा जारी किया गया formal written order ही writ कहलाएगा। ठीक है। और इंडिया में रिट्स जारी कौन कर सकता है? इंडिया में रिट्स जारी करने का अधिकार है सिर्फ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the apex court, that is the Supreme Court of India, to issue the writ, and article 226 of the Indian Constitution empowers the high courts of the India to issue the writs. जी हाँ, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है किसी भी तरह से तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में रिट्स जो हैं वो जारी कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स क्या होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स? न्यायालय द्वारा जारी रिट के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, बंधी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड इज मैंडेमस या परम आदेश। थर्ड इज प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। फोर्थ इज योर रिट ऑफ सर्ट्योररी, उत्प्रेषण। Then last one is Q warranto, adhikar praksha. Now we will discuss all these 5 writs in detail. First one is habeas corpus. Basically, the writ of habeas corpus is issued by the courts to check whether the detention of a person is malified or not. देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, उसमें हमें एक राइट ये भी है कि हमें अनलॉफुली डिटेन नहीं किया जा सकता, यानी कि अरेस्ट नहीं करके रखा जा सकता, बंदी बना के अनलॉफुली नहीं रखा जा सकता। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास उस केस में क्या इन केस हमारे हमें डिटेन करके रखा जाता है तो उस केस में हम क्या एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसने बी को डिटेन करके रखा है, यानी कि अरेस्ट करके रखा है। देन इन दैट केस बी के पास क्या राइट है? बी कैन मूव टू दी हाई कोर्ट और दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा? एक रिट जारी करेगा जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं। इस रिट के अंतर्गत जो कोर्ट है वो ए को ये आदेश देगा, ये ऑर्डर देगा कि बी को इमीडिएटली या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कोर्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि
ए का जो बी का जो डिटेंशन है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। इन केस अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये डिटेंशन जो है वो वैलिड नहीं है, तो कोर्ट जो है बी को रिहा भी कर सकता है। इस तरीके से क्या होता है कि अनलॉफुली किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता बंदी बंधने के लिए। एक और एग्जांपल देती हूँ। ब्रिटिशर्स के टाइम में एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट, जिसके तहत किसी को भी सिर्फ शक के आधार पे, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पे 2 साल तक के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। आज की कंडीशन में क्या हम वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? आज की कंडीशन में क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है कि आपको किसी किसी वैलिड प्रूफ के बिना डायरेक्टली अरेस्ट किया गया है एंड यू हैव नो राइट्स टू वॉइस योर सेल्फ। नाउ इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज हमारा संविधान हमें ये पावर देता है कि हम एक्शन ले सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये रेट इशू करता है, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस इज़ बेसिकली अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। दैट मीन्स इफ़ this writ is issued against a private or public individual, then it is the duty of that private or public individual to present the detained person in front of the court within the speculated time. The writ is issued to produce a person who has been detained, whether in prison or in private custody, before the court and to release him if such detention is found illegal. अगर कोर्ट को ये detention illegal लगता है, then this court can release that person. Second one is your writ of mandamus. Mandamus का मतलब होता है command. Writ of mandamus compels the authority to perform that duty which such authority is required to perform under the law. इसका मतलब है कि कोई अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन भी है, नॉट ओनली इंडिविजुअल बट द इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट उनके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो जारी कर सकता है, जिसके तहत कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर ऑफिस या अथॉरिटी को ये ऑर्डर दे सकता है कि वो अपना काम जो है, जो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वो बाध्य हैं, उसे प्रॉपरली परफॉर्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे हमारा काम डिले किया जा रहा है, तो इन दैट केस, या फिर कोई अथॉरिटी है जो अपना जो वो काम करने के लिए बाध्य है पर नहीं कर रही है, नगर निगम का ऑफिस है, कूड़ा पड़ा हुआ है, आपने कंप्लेंट की है, वो साफ़ नहीं हो रहा है, एनीथिंग, एनी पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट ये रिट इशू किया जा सकता है, जिसमें कोर्ट जो है डायरेक्टली उस अथॉरिटी को ऑर्डर करेगा कि दैट पर्सन हैज़ टू डू हिज टाइम टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। ठीक है। थर्ड वन इज़ योर रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, प्रोहिबिट करना। दिस writ is popularly known as the stay order. The Supreme Court and the High Court may prohibit the lower court, like that of the special tribunals, magistrates, commissions, or other judiciary officers who are doing an act which exceeds to their jurisdiction or acting in contrary to the rule of natural justice. एक अपर कोर्ट, अगर कोई लोअर कोर्ट है, वो कोई ऐसा केस है उसके पास में जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है या फिर उसके दायरे में नहीं आता है, तो ऐसे केस में अपर कोर्ट क्या करेगा? ऐसे केस में अपर कोर्ट के पास में ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रोहिबिशन की जो रिट है वो जारी करे, जिसके तहत लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर दिया जाता है कि लोअर कोर्ट को वो केस वहीं पे बंद करना पड़ेगा। दैट मीन्स टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर केस देन एंड देयर इटसेल्फ। अपर कोर्ट कैन ऑर्डर द लोअर कोर्ट टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर केस देन एंड देयर इटसेल्फ टू एंश्योर दैट नो केस, कोई भी केस जो है वो कोई भी केस जो है जो लोअर कोर्ट कोई भी ऐसा केस ना ले जो कि उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। फोर्थ इज योर रिट ऑफ सर्ट्यूररी। Certiorari means to certify. Writ of certiorari is a curative writ.
The writ of certiorari is issued by the High Court to subordinate judicial or quasi judicial. Quasi का मतलब होता है half, partially judicial bodies, directing them to transfer the records of a particular case in order to determine whether the court has the jurisdiction to give the order or whether it is against the principles of natural justice. A writ of certiorari is corrective in nature. इसको ध्यान से समझना. जब कोई को सर्टियररी जो है ये एक क्यूरेटिव रिट है. दैट मीन्स ऑलरेडी कोई गलती हो चुकी है उसको करेक्ट करने के लिए. किसी अपर कोर्ट को ये लगता है कि लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसा केस लिया है या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, तो अपर कोर्ट क्या कर सकता है? अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये रिट जारी करके आदेश दे सकता है कि वो पर्टिकुलर केस पूरे रिकॉर्ड्स के साथ में अपर कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए. ठीक है. या फिर अपर कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत है, तो वो लोअर कोर्ट को गाइड कर सकता है कि स्टॉप दिस केस राइट नाउ, these are the guidelines and this is how you have to take on move forward with this case. तो इस तरीके से गाइडलाइंस भी अपर कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है. करेक्टिव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गलती यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है. लोअर कोर्ट हैज़ टेकन दी डिसीजंस विच इज़ बियॉन्ड देयर अथॉरिटी. But now what the upper court will do? Upper court will order the lower court to either stop the case or transfer the case to the upper court. Or they have the right to give the guidance also for the correct direction of the case. Last one is quo warranto. Quo warranto means by what authority? This writ is issued to examine the legality of the claim of a person to a public office. किसी भी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति है अपॉइंटेड है तो the court has the right to ask that person that by what authority is that particular person holding that particular office. Does that person fulfill the eligibility criteria? और ये बेसिकली होता किस लिए है? दिस इज़ मेनली डन टू स्टॉप द एक्ट इन एन ऑफिस विच लाइक stop the usurpation of the public offices by any person. In this quo warranto, a court can issue the writ in this quo warranto writ जो है कोर्ट इशू कर सकता है, जिसमें कोर्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी इज दैट पर्सन होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑफिस. I think this is clear. The writs are clear to everyone, and please do like and share to my video and subscribe to our Sage University channel. Thank you, everyone.